वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज अंतिम 5 सेट को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी कि टॉप 300 प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से रामबाण साबित होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, भले ही वीडियो को स्पीड करके देखिए, मगर लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। तो दोस्तों, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार बनी होती है टीन और शीशे की एक मिश्र धातु से। अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो दोस्तों, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रवण नहीं। अगला प्रश्न है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में। तो दोस्तों, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म बर्फ क्या होती है। तो दोस्तों, सूक्ष्म बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों, वह हार्मोन का नाम है TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। अगला प्रश्न है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो दोस्तों, निषेचन की क्रिया होती है अंडवाहिनी में। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में एक स्थिर जैव समुदाय को कहते हैं। तो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में एक स्थिर जैव समुदाय को कहते हैं क्लाइमेक्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। तो दोस्तों, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली मात्रा से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ओजोन क्षरण की विस्तृत व्याख्या किसने प्रस्तुत की थी। तो दोस्तों, ओजोन क्षरण की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की थी रोलैंड ने, मोलिना ने तथा क्रूजो ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों ने। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में आयरन अवरक का भंडार खोजने हेतु भूवैज्ञानिकों की टीम सर्वेक्षण करेगी। तो दोस्तों, वह जिला है भागलपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 में बिहार में शहरी विकास के लिए प्रस्तावित राशि के परिणाम स्वरूप कितने नगर निकाय को लाभ होगा। तो दोस्तों, 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 में बिहार में शहरी विकास के लिए प्रस्तावित राशि के परिणाम स्वरूप 263 नगर निकाय को लाभ होगा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में बिहार के किस मैथिली साहित्यकार का निधन हो गया है? तो दोस्तों वह मैथिली साहित्यकार का नाम है लिली रे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस धार्मिक स्थल को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्तों बिहार का वह धार्मिक स्थल है सीतामढ़ी, जिसको पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने % सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को 40% सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी की बर्खास्तगी के बाद पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का प्रभार किन्हें सौंपा गया है? तो दोस्तों यह भार सौंपा गया है तारकिशोर प्रसाद जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, किदाम्बी श्रीकांत ने BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है? तो दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत ने BWF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष एकल के फाइनल में रजत पदक जीतकर पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरी भारत मध्य एशिया संवाद 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित विषय क्या था? तो दोस्तों तीसरी भारत मध्य एशिया संवाद 19 दिसंबर 2021 को दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें सम्मिलित विषय था आतंकवादी समूह को पनाह देना, आतंकवाद को वित्त पोषण देना तथा कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के किस शहर में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है? तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के शाहजहाँपुर में सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एक्सप्रेस मेरठ से शुरू होकर कितने जिलों से गुजरकर प्रयागराज तक जाएगी? तो दोस्तों यह जाएगी 12 जिलों से। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर 8 जिलों से गुजरकर प्रयागराज तक जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल कितने रुपए का खर्च अनुमानित है? तो दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,000 करोड़ राशि कुल खर्च होने का अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार कितने बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसके अनुसार 1.3 बिलियन लोग चरम बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 2021 का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है डेमन गेलगोट को। अगला प्रश्न देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 के संबंध में
कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। इस विश्व कप में डेविड वार्नर ने सर्वाधिक रन 303 बनाए, जो कि दोस्तों कथन गलत दिया गया है। जो कथन सही है दोस्तों उसे देख लीजिए। इसका फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित कर पहली बार T20 विश्व कप का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। अगला प्रश्न है, पुरुष टेनिस प्रतियोगिता स्टॉकहोम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों पुरुष टेनिस प्रतियोगिता स्टॉकहोम ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब जीता है टॉमी पॉल ने। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा कब विभाजित हुआ था? तो दोस्तों यह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? तो दोस्तों अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत के गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? तो दोस्तों वह थे श्री राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया वे थे श्री राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति थी? तो दोस्तों अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है? तो दोस्तों सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन व लॉर्ड वेवल के दोनों से वार्ताएं की थी? तो दोस्तों वह थे अबुल कलाम आज़ाद। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिस मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी? तो दोस्तों वह थे अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी नवंबर 1929 को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन पटना कब आया था? तो दोस्तों साइमन कमीशन पटना आया था 12 दिसंबर 1928 को। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो दोस्तों बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन।
अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम शुरू हुआ था चंपारण एवं सारण से। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम है? तो दोस्तों गल्फ स्ट्रीम है एक महासागरीय धारा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने अपरदन चक्र परिवर्तित किया था? तो दोस्तों अपरदन चक्र परिवर्तित किया था पेंक ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रेगुड़ किसका नाम है? तो दोस्तों रेगुड़ नाम है काली मिट्टी का। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान है? तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान है मालाबार तटीय प्रदेशों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? तो दोस्तों वह फसल है गेहूं। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? तो दोस्तों विश्व की हरित गृह गैसों में भारत का अधिभाग है 5%। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो दोस्तों भारत पाक बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल अवरुद्ध देश नहीं है? तो दोस्तों इसमें स्थल अवरुद्ध देश नहीं है, वह है लाइबेरिया, जबकि अफगानिस्तान, लाओस तथा लग्जमबर्ग यह तीनों दोस्तों स्थल अवरुद्ध देश हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है? तो दोस्तों विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में है 6 देश। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है हमारा संविधान। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो दोस्तों भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो दोस्तों नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो दोस्तों भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो क्रम सही है वो है ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा जनवादी गणतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? तो दोस्तों भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में राज्य की सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का संरक्षण कौन होता है? तो दोस्तों लोकसभा का संरक्षक होता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो दोस्तों राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। चलिए दोस्तों अगला सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि निर्भर करती है? तो दोस्तों लोलक की कालावधि निर्भर करती है लंबाई पर। अगला प्रश्न है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब? तो दोस्तों जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो दोस्तों वह धातु है तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? तो दोस्तों पीतल में धातुएं हैं तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों एस्पिरिन मिलती है एक पेड़ से। अगला प्रश्न है, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वर्णाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो दोस्तों भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए 33% भूमि वर्णाच्छादित होने की सिफारिश की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत के क्षय के पीछे निम्न में से कौन सा कारण है? तो दोस्तों ओजोन परत के क्षय के पीछे कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है? तो दोस्तों ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है, वह है तापीय विद्युत संयंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम किस राज्य को प्रदान करने का फैसला किया है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार ने जायडस कैडिला का टीका सर्वप्रथम बिहार राज्य को प्रदान करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय रेल बजट 2022-23 में पटना से कितने वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों केंद्रीय रेल बजट 2022-23 में पटना से 2 वंदे भारत ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022-23 में बिहार को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो दोस्तों केंद्रीय बजट 2022-23 में बिहार को केंद्रीय करों से हिस्सेदारी के रूप में 81,000 करोड़ धनराशि प्राप्त होने की अनुमान है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विकास मिशन के द्वारा जारी जिलों की रैंकिंग में शहरों में नल जल कनेक्शन देने के मामले में
कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों नल जल कनेक्शन देने के मामले में जहानाबाद जिला प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार का कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो दोस्तों वह बंदरगाह का नाम है गायघाट। बिहार का गायघाट बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा? तो दोस्तों हाल ही में पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने नई पीढ़ी की 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाले किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों वह बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है अग्नि-P प्राइम। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो देने की घोषणा की है? तो दोस्तों भूटान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्याल्पो देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम और अंतिम स्थान क्रमशः किन राज्यों को मिला है? तो दोस्तों वह राज्य है पश्चिम बंगाल और बिहार। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में प्रथम और अंतिम स्थान क्रमशः पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य को मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों में प्रथम और अंतिम स्थान क्रमशः किन राज्यों को मिला है? तो दोस्तों वह राज्य है केरल और झारखंड। बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों में प्रथम और अंतिम स्थान मिला है केरल और झारखंड को। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को ने 15 दिसंबर 2021 को कहाँ के दुर्गा पूजा उत्सव को विश्व विरासत में स्थान दिया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने 15 दिसंबर 2021 को कोलकाता के दुर्गा पूजा उत्सव को विश्व विरासत में स्थान दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे तेज ऑल इलेक्ट्रिक विमान स्पिरिट ऑफ इनोवेशन की निर्माता कंपनी कौन सी कंपनी है? तो दोस्तों दुनिया की सबसे तेज ऑल इलेक्ट्रिक विमान स्पिरिट ऑफ इनोवेशन की निर्माता कंपनी है रोल्स रॉयस। अगला प्रश्न देखते हैं, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर कौन सी टीम पहली बार विजेता बनी है? तो दोस्तों वह टीम है ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया टीम ने पहली बार विजेता बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर नियोगी ओकोंची-इवेला विश्व संगठन यानी कि WTO की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई है। वे निम्नलिखित में से किस देश की है? तो दोस्तों वह है नाइजीरिया देश की। हाल ही में डॉक्टर नियोगी ओकोंची-इवेला विश्व संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई है। वे दोस्तों नाइजीरिया देश की है। अगला प्रश्न देखते हैं, G20 समूह के देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों G20 समूह के देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था रोम इटली में। अगला प्रश्न देखते हैं,
सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो दोस्तों सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए सीटें दी गई थी, क्रमशः 71 व 147। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सजानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो दोस्तों 1855 में संथालों ने मेजर बारो को हराया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो दोस्तों बिहार के गया स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आपको दोस्तों सुमेलित करना है। चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों 2 से बारदोली जो कि गुजरात में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 4 से चौड़ी चौरा घटना जो कि उत्तर प्रदेश में हुई थी। सी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से यरवदा जेल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। डी का मिलान हो जाएगा दोस्तों 3 से नोआखली जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में चंपारण में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किया था 1911 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार के सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों शिक्षा के सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था 1917 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो दोस्तों भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो दोस्तों बिहार के छपरा जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों 6 नवंबर 1932 को अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल 98 सीटें प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1937 के चुनाव के उपरांत
बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता कौन थे? तो दोस्तों 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता थे मोहम्मद यूनिस। अगला प्रश्न है, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो दोस्तों रामेश्वरम हिस्सा है तमिलनाडु राज्य का। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन है? तो दोस्तों ग्रैंड कैनियन है एक खड्डा। अगला प्रश्न देखते हैं, पनामा नहर जोड़ती है? तो दोस्तों पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर है शंघाई चीन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक मतदाताओं का देश कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक मतदाताओं का देश है अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली स्थित है केरल राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो दोस्तों हिंद महासागर की गर्म जलधारा है अगुलास धारा। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो दोस्तों भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में। तो दोस्तों भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था? तो दोस्तों पंचायती राज को भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के तहत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो दोस्तों वह सदन है राज्यसभा। राज्यसभा सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है? तो दोस्तों भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? तो दोस्तों कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय है? तो दोस्तों पंचायती राज विषय है राज्य की सूची का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं? तो दोस्तों एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। चलिए दोस्तों अगला सेट लगाते हैं। पहला प्रश्न है, अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर का लक्षण है। तो दोस्तों अतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता यानी कि इन्फिनिट कंडक्टिविटी। अगला प्रश्न है, जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा। तो दोस्तों जब कंडक्टर का प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा घट जाती है। अगला प्रश्न है, फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की शक्ति डैश है। तो दोस्तों फोकल लंबाई 40 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की शक्ति है 2.5 डायोप्टर। अगला प्रश्न है, एक आयन बनता है जब एक परमाणु डैश खोता या प्राप्त करता है। तो दोस्तों एक आयन बनता है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता या प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला गति नियम इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों न्यूटन का पहला गति नियम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक वाहिका जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है वह है। तो दोस्तों वह है धमनी। एक वाहिका जो शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है वह है धमनी। अगला प्रश्न है, मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है। तो दोस्तों मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है टाइलिन। अगला प्रश्न है, CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फल निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों वह खतरा उत्पन्न हो रहा है ओजोन परत निःशेषण का। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है। तो दोस्तों कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण शुरू हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो दोस्तों जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को BCI ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार के मनन कुमार मिश्रा जी को BCI यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है रोहित कुमार जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों बिहार में महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस विभाग ने ई-ऑफिस की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों हाल ही में बिहार के कृषि विभाग में ई-ऑफिस की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया जाएगा। तो दोस्तों बिहार में 11 प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया जाएगा।
तो दोस्तों वह विश्वविद्यालय है TMBU भागलपुर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को देश में डैश बनाने से जुड़ी PLI योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 दिसंबर 2021 को देश में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड बनाने से जुड़ी PLI योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को कितने वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की परिषद में 2022-23 के लिए फिर सदस्य चुना गया है। तो दोस्तों वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद में 2022-23 के लिए फिर सदस्य चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजात को 2021 का व्यास सम्मान उनकी किस कृति हेतु दिया गया है। तो दोस्तों प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत को 2021 का व्यास सम्मान उनकी महाबली कृति हेतु दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिनेत्री मॉडल हरनाज संधू ने 13 दिसंबर 2021 को किस प्रतियोगिता में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों अभिनेत्री मॉडल हरनाज संधू ने 13 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला है JS लक्ष्मी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर्ट 17 नामक ग्लोबल इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों वह संस्था का नाम है UNDP। हर्ट 17 नामक ग्लोबल इनिशिएटिव निम्नलिखित में से UNDP संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। तो दोस्तों वह देश है अमेरिका। अमेरिका ने प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत। भारत देश को अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता सौंपी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे। तो दोस्तों जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे किचलू तथा सतपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों भारत में नारी आंदोलन एनी बेसेंट की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे।
तो दोस्तों राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम आयोजित की गई थी लखनऊ में। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो दोस्तों रोलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। तो दोस्तों बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था 31 अक्टूबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था 31 अक्टूबर 1939 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन संपन्न हुआ था पटना में। अगला प्रश्न है, 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलयन मुस्लिम लीग में हुआ। इनमें कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी? तो दोस्तों जो पार्टी सम्मिलित नहीं हुई थी वह थी बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। अगला प्रश्न है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था 28 नवंबर 1940 को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो दोस्तों बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। अगला प्रश्न है, डैश तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एक भूभाग है? तो दोस्तों प्रायद्वीप तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ एक भूभाग है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान संस्थान स्थित है बेंगलोर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है उड़ीसा के कटक में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन प्रांत बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों वह प्रांत या राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत का उत्तर प्रदेश बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अधिकतम लंबाई किस देश की है? तो दोस्तों वह देश है बांग्लादेश। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अधिकतम लंबाई बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक भाग में किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसका गलत संयोग बैठाया गया है? तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा मैंगनीज
जम्मू कश्मीर और मुंबई, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोनों सही दिए गए हैं दोस्तों। यूरेनियम झारखंड में पाया जाता है, पेट्रोलियम मुंबई तथा गुजरात में पाया जाता है, जबकि मैंगनीज दोस्तों उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 5 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों प्राचीनतम श्रेणी है बृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, करेरा अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों करेरा अभयारण्य है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों गठबंधन सरकार से हम समझते हैं विशेष रूप से एक सरकार का गठन करने वाला राजनीतिक दलों की संयुक्त कार्यवाही के लिए एक अस्थायी अस्थायी संबंध। अगला प्रश्न है, स्पीकर कब सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों स्पीकर सदन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं जब केवल मतों की बराबरी की स्थिति में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किसी नागरिक को राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम आयु का होना आवश्यक है? तो दोस्तों भारत के किसी नागरिक को राज्यसभा के सांसद के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम 30 साल का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा के स्पीकर। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना आवश्यक है? तो दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए 6 महीने का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो दोस्तों समवर्ती सूची देन है ऑस्ट्रेलिया देश की। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित कर देते हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, नायक समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों नायक समिति का संबंध है लघु उद्योग से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 25। संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेट को लगाते हैं। पहला प्रश्न है, एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं माइक्रोफोन। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है तो उसे कहते हैं माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जिसे किसके द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जिसे मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, टरबाइन दोहन से डैश को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है?
तो दोस्तों टरबाइन दोहन से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है डैश ऋणात्मक आवेशित कण है जो नाभिकों के चारों ओर पाए जाते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित कण है जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है सीसा पेंसिल लीड डैश बंधन का एक उदाहरण है। तो दोस्तों सीसा पेंसिल लीड उदाहरण है वंडर वाल्स के। सीसा पेंसिल लीड वंडर वाल्स बंधन के एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसे जाता है। तो दोस्तों संवहनी पौधे में पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के कारण डैश एक जगह की नमी को इंगित करता है। तो दोस्तों वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के कारण आर्द्रता एक जगह की नमी को इंगित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्राकृतिक परिवर्तन हेतु ऋण का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो दोस्तों प्राकृतिक परिवर्तन हेतु ऋण का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया था थॉमस लवजयाव ने। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी विकास है। तो दोस्तों पारिस्थितिकी विकास है मानव जाति के हित में पर्यावरण की विवेकपूर्ण रूपांतरण प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हाल ही में आयोजित एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार को किस खेल में पदक मिला है। तो दोस्तों हाल ही में आयोजित एशियन फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनशिप में बिहार को बॉक्सिंग खेल में पदक मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है सेना दिवस के अवसर पर मेजर जनरल राजपाल पूनिया तथा दामिनी पूनिया द्वारा लिखित किस पुस्तक का हिंदी अनुवाद बिहार रेजिमेंट पटना में लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुखड़ी। सेना दिवस के अवसर पर मेजर जनरल राजपाल पूनिया तथा दामिनी पूनिया द्वारा लिखित ऑपरेशन खुखड़ी पुस्तक का हिंदी अनुवाद बिहार रेजिमेंट पटना में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने कितना % अनुदान देने की घोषणा की है। तो दोस्तों बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने 50% अनुदान देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए किस युवा का चयन किया गया है। तो दोस्तों इंडिया स्टार अवार्ड 2020 के लिए संजीव कुमार जी का चयन किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में बिहार के ज़िले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है। तो दोस्तों वह ज़िला है नालंदा ज़िला। हाल ही में बिहार के नालंदा ज़िले में इंटीग्रेटेड और रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने में बिहार का स्थान है दूसरा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 की रिपोर्ट के संदर्भ में जो कथन गलत है
वो है ऑप्शन नंबर डी। 15 से 49 आयु की ऐसी महिलाओं का परसेंट जिनका बैंक में खाता है और वे उसका परिचालन करती है 34.5%, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। बाकी तीनों कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। कुल प्रजनन दर 2.0% है। जन्म के समय लिंगानुपात 929 है। समग्र लिंगानुपात 1020 है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, आपको बताना है। तो दोस्तों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 1020। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्रोस निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना है? तो दोस्तों एक्रोस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक अम्ब्रेला योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओ स्मार्ट नामक योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों ओ स्मार्ट नामक योजना का संबंध है समुद्र एवं महासागर से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 से 27 नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वीं कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों 24 से 27 नवंबर 2021 को आपदा प्रबंधन पर 5वीं कांग्रेस का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है। इनमें से किसने यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार 2021 जीता है? तो दोस्तों यूनेस्को का पहला मार्शल आर्ट शिक्षा पुरस्कार जीता है कुंग फू नो ने। अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है जो जनवरी 2021 में फूटा था? तो दोस्तों माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे 2021 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। द प्रॉमिस पुस्तक को 2021 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में 13 वर्ष की मोमोजी निशिया ओलंपिक के इतिहास में स्केटबोर्डिंग खेल में गोल्ड मेडल जीतकर सबसे कम उम्र की एथलीटों में एक बन गई है। ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों यह खिलाड़ी है जापान देश की। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? तो दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है। अभिनव भारत से कौन संबंधित हैं? तो दोस्तों अभिनव भारत से संबंधित हैं वीडी सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो दोस्तों करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों पागल पंथ की स्थापना की थी करम शाह ने। अगला प्रश्न है। फराजी कौन थे? तो दोस्तों फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। अगला प्रश्न है। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो दोस्तों रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो दोस्तों भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट पारित किया गया था 1835 में, 1867 में, 1878 में तथा 1908 में। अगला प्रश्न देखते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
तो दोस्तों 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर तथा कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो दोस्तों इन लेखों का लेखक था अरविंद घोष। न्यू लैंप फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक था अरविंद घोष। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय क्या था? तो दोस्तों नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार की गई थी और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। अगला प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन किया था। तो दोस्तों आज़ाद दस्ता का संगठन किया था नेपाल में। अगला प्रश्न है। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। तो दोस्तों आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था अंग्रेज़ों की हत्या करने के लिए तथा तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त ए और बी दोनों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा। तो दोस्तों बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो दोस्तों सारण जिला अपराधित घोषित किया गया था 1942 में। अगला प्रश्न है। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था? तो दोस्तों देश के बिहार राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना था। अगला प्रश्न है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो दोस्तों पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगला प्रश्न है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं भूमध्य रेखा के पास। अगला प्रश्न है। इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं हुआ? तो दोस्तों वह नदी है सतलज, जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों चिल्का झील स्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के कितने समय का अंतराल होता है? तो दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर होता है 5.5 घंटे का। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। अगला प्रश्न है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है?
तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है केरल राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड संविधान से मिली है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 25 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 25 में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो दोस्तों भारत में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान अभिकृत किया गया था, यानी कि भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो दोस्तों भारत का संविधान अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न देखते हैं, पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो दोस्तों वह संशोधन था 42वां संशोधन 1976 के द्वारा। पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में 42वां संशोधन 1976 के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किसी हिस्से में संशोधन के लिए कितने तरीकों का प्रावधान है? तो दोस्तों संविधान के किसी हिस्से में संशोधन के लिए 3 तरीकों का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन अपने आप में इतना विस्तृत था जिसे एक लघु संविधान कहा गया था? तो दोस्तों वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन अपने आप में इतना विस्तृत था जिसे एक लघु संविधान कहा गया था। चलिए दोस्तों अगला और अंतिम सेट लगाते हैं। डैश विद्युत चुंबक का नियम है जो भविष्यवाणी करता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रोमोटिव बल का निर्माण करने के लिए विद्युत सर्किट के साथ कैसा बातचीत करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक एक घटना। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फैराडे का प्रेरण का नियम। फैराडे का प्रेरण का नियम विद्युत चुंबक का नियम है जो भविष्यवाणी करता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक इलेक्ट्रोमोटिव बल का निर्माण करने के लिए विद्युत सर्किट के साथ कैसा बातचीत करेगा। अगला प्रश्न है, एफ फोकस दूरी के लेंस की शक्ति पी परस्पर है। तो दोस्तों एफ फोकस दूरी के लेंस की शक्ति पी परस्पर है व्युत्क्रम रूप से संबंधित। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र है। तो दोस्तों गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सूत्र है ऋण v/u। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण
उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। अगला प्रश्न है, उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताइए जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों वह वनस्पति हार्मोन का नाम है एथिलीन। उस वनस्पति हार्मोन का नाम बताइए जो तने के विकास के लिए जिम्मेदार होता है, वह है एथिलीन। अगला प्रश्न है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल नामक अम्ल होता है। तो दोस्तों टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल नामक अम्ल होता है, यह बात सही है। अगला प्रश्न है, अधिकतर जंतु किस ताप सीमा में सक्रिय बने रहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अधिकतर जंतु 0 से 40 डिग्री सेल्सियस ताप सीमा में सक्रिय बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कहते हैं कि पारिस्थितिकी मात्र एक पागलपन है। यदि यह पागलपन है तो अंतिम पागलपन साबित होगा। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है मिलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्तमान युग को किसने विश्व युग नाम दिया था। तो दोस्तों वर्तमान युग को विश्व युग नाम दिया था रेचेल कार्सन ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो दोस्तों हाल ही में जारी मनरेगा राज्य स्तर पर बिहार का पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु किस जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु सारण तथा वैशाली जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान कौन सा रहा है। तो दोस्तों ई श्रम पोर्टल में बिहार का स्थान रहा है तीसरा स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। तो दोस्तों हाल ही में आयोजित छठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है बिहार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है। तो दोस्तों हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है 1090। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार राज्य का मुख्य सचिव किसे बनाया गया है। तो दोस्तों बिहार राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है अमित सुबहानी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, मैसूर घोषणा 2021 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों मैसूर घोषणा 2021 का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कॉमन न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पूर्ण स्थापन प्रजनन दर के रूप में स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों पूर्ण स्थापन प्रजनन दर के रूप में स्वीकार किया गया है 2.1 को। अगला प्रश्न देखते हैं, मेट्रो रेल सेवा के विभिन्न प्रारूपों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों मेट्रो रेल सेवा के विभिन्न प्रारूपों के संदर्भ में जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू मेट्रो रेल, जो कि गलत दिया गया है। बाकी दोस्तों सभी सही दिए गए हैं। नासिक मेट्रो नियो, श्रीनगर मेट्रो लाइट तथा गोरखपुर मेट्रो लाइट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में
लॉजिस्टिक ईज पर रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है गुजरात को। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक ईज पर रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की श्रेणी में गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2020 के विजेताओं में जो शामिल नहीं है वह है अपर्णा कुमार। तो दोस्तों जो शामिल है वह है शीतल, जयप्रकाश कुमार तथा श्रीकांत विश्वनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं। पेगासस किस देश के NSO ग्रुप द्वारा विकसित एक स्पाईवेयर मोबाइल ऐप है? तो दोस्तों वह देश है इजराइल। पेगासस इजराइल देश के NSO ग्रुप द्वारा विकसित एक स्पाई मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लैटिन भाषा में लिखे गए ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस को बदलकर क्या कर दिया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लैटिन भाषा में लिखे गए ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस को बदलकर कर दिया है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस तथा कम्युनिटियर। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या था? तो दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय था रीइमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पेंडेमिक। अगला प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास संस्थान नेटवर्क द्वारा जारी 9वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है फिनलैंड। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों यह पंक्ति लिखी गई थी बिस्मिल जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो दोस्तों 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था मौलाना हसरत मोहानी ने। अगला प्रश्न है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानना है। तो दोस्तों भारत के कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सबसे करीबी वर्ष हो जाएगा 1925 तथा 1925 दोनों का। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दोनों की गई थी 1925 में। अगला प्रश्न है। बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय उलट दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया था? तो दोस्तों वह घटना थी रोलेट अधिनियम। अगला प्रश्न देखते हैं। 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 1946-50 के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष था जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली ब्रदर्स ने, यानी कि मोहम्मद अली तथा शौकत अली ने। अगला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की
अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था वर्धा में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था? तो दोस्तों कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में विदेशी वस्त्रों के पूर्ण बहिष्कार का लक्ष्य रखा गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? तो दोस्तों बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे देवकी नंदन। अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो दोस्तों बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ था बेतिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा राज्य अग्रणीय था? तो दोस्तों वह राज्य अग्रणीय था बिहार। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुआ था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश को सबसे प्राचीन ग्रीक माना जाता है जिसने सर्वप्रथम विश्व का नक्शा तैयार किया था? तो दोस्तों अलेक्जेंडर को सबसे प्राचीन ग्रीक माना जाता है जिसे सर्वप्रथम विश्व का नक्शा तैयार किया था। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर डैश स्थित है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे पर दक्षिण चीन सागर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो दोस्तों भारत का वह राज्य है झारखंड जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली धातु है लोहा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खड़ी फसल नहीं है? तो दोस्तों इसमें खड़ी फसल नहीं है, वह है सरसों। बाकी कपास, मकई तथा मूंगफली यह तीनों दोस्तों खरीफ की फसल हैं, जबकि सरसों रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत। अगला प्रश्न है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है? तो दोस्तों रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय तथा तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि दोस्तों इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, पर्वत बढ़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो दोस्तों पर्वत बढ़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है ओरोजेनेसिस।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का तात्पर्य किससे है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का तात्पर्य है राष्ट्रपति शासन से। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति के निम्नलिखित नामों को कालक्रम में रखें। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले होगा दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर होगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर इसके बाद बीबी गिरी और लास्ट में नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज को किस संशोधन अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों वह संशोधन था 73वां संशोधन। पंचायती राज को 73वां संशोधन अधिनियम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची इनमें से किस अनुसूची में है? तो दोस्तों पंचायतों को सौंपे गए कार्यों की सूची 11वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? तो दोस्तों संविधान का भाग 9वां पंचायत से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों संविधान का प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करेगा? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेगा भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्य के मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों राज्य के मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है राज्य का राज्यपाल। थैंक यू।